मनोहर लाल खट्टर जी किसी गांव में अपना प्रोग्राम करके देखें तो उनको सब मालूम पड़ जाएगा कि प्रचार कैसा होता है और पब्लिक कैसा सलूक करती है। मैंने तो कहीं गांव में वो आए नहीं देखे, कभी करनाल में बड़े बड़े शहरों में वहाँ ही घूमते देखे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रसिद्ध सिंह और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में लोकसभा जो चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो बात अगर करें हम हरियाणा की, हरियाणा में अपने जो करनाल लोकसभा सीट है जो एक हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी की ओर से खुद जो चुनाव लड़ने वाले हैं, और उसी में उस कड़ी को देखते हुए हम देखा जाए तो जो कांग्रेस है, ना जाने क्या बात है कि आज तक वो अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। और बीएसपी पार्टी ने उस कांग्रेस से पहले जो अपना चुनावी मैदान में जो एक कद्दावर नेता उतारा है जिसका नाम है नवजोत जलमाना, उस कद्दावर नेता को अगर देखा जाए तो उन्होंने जो पहले एक देखा जाए तो बाजी मार दी है, क्योंकि कद्दावर नेता है, बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं अपना नवजोत जलमाना जी, और उनको टिकट देकर के एक बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने, क्योंकि जलमाना जी जो है, नवजोत जी जो है, एक लोगों से ज़मीनी सतह पर जुड़े हुए नेता हैं और अपनी पार्टी के लिए, आप जैसे जानते हैं कि पहले वो जेजेपी पार्टी में महासचिव रहे हैं, लेकिन महासचिव रहते हुए भी उन्होंने जब किसानों की बात आई तो उन्होंने उस अपनी सीट को अपने किसान भाइयों के लिए छोड़ दिया था और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए थे। आज अगर बात की जाए, उनको उस चीज का भी भारी जो है फायदा मिलने वाला नजर आ रहा है, क्योंकि पहले से ही वो किसान नेता और उन्होंने एक बहुत अच्छा उस समय में मौके पे जो नहले पे दहला मारा था, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट को ना देखते हुए किसानों से जुड़ करके उनके साथ खड़े हो गए थे। तो उनको सीट दे करके जो बीएसपी पार्टी ने जो टिकट दे करके उनको मान सम्मान दिया, पूरे हल्के को मान सम्मान दिया है, तो उसको लेकर के आज जो हमारे नवजोत जलमाना जी हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए देखते हैं। जुड़े रहिए भारत मनी इंडिया के साथ। इंद्रजीत जलमाना है। इंद्रजीत जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है? सबसे पहले तो मैं जो आज सारे साथी सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया से मेरे छोटे से बुलावे पे आए हैं, तो मैं इन सब साथियों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज की मीटिंग का विषय तो आपको मालूम है कि इलेक्शन सर पे नहीं, इलेक्शन चल ही रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने मेरे को लोकसभा की टिकट दे के करनाल लोकसभा से मैदान में उतारा है, तो उसी को लेके मैं आज पहले दिन अपने विधानसभा क्षेत्र असंध में आया था। तो उसी वक्त मैं आज आने का भी बहाना था। एक बहुत बड़े अफसोस की बात थी कि हमारे सिख कौम के, खास करके पूरे हरियाणा के अगर सिखों की बात करूं तो हमारे एक बड़े ही सम्मानित बुजुर्ग सरदार अवतार सिंह जथेदार जी रत्तक वाले, उनका कुछ दिन पहले अकाल चलाना हो गया था। तो आज उनका यहाँ असंध गुरुद्वारा में भोग था। तो जो ये उनका इस संसार से जाना है, ये एक सिख कौम के लिए बहुत बड़ा घाटा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ वो ऐसे शख्स थे कि जो सिख कौम में शायद ना पहले कभी उन जैसे हमारे को देखने को मिले। तो शायद भगवान के आगे अरदास करते हैं कि ऐसे शख्स हमारे बीच में रहते, तो आज मेरे को तो बहुत मान था। अगर वो मेरे इलेक्शनों में होते तो मेरा आधे से ज़्यादा बोझ भी उन्होंने उठा लेना था। तो परमपिता परमात्मा से यही अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे और पीछे परिवार को हिम्मत बख्शे कि इस हादसे से वो निकल सके। जी, सवालों का सिलसिला जारी करते हैं जी। जैसे अगर करनाल लोकसभा की बात करें तो बीजेपी ने प्रत्याशी काफ़ी टाइम से उतार रखा है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और प्रचार भी धुआंधार चला हुआ है और बीएसपी अभी प्रचार में काफ़ी पीछे नजर आने लगी है।
क्या कहें? देखो, मेरे को तो कहीं उनका प्रचार दिखा नहीं। मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि आज मनोहर लाल खट्टर जी किसी गांव में अपना प्रोग्राम करके देखें तो उनको सब मालूम पड़ जाएगा कि प्रचार कैसा होता है और पब्लिक कैसा सलूक करती है। मैंने तो कहीं गांव में वो आए नहीं देखे, कभी करनाल में, बड़े बड़े शहरों में वहाँ ही घूमते देखे हैं। मैं तो, आप कहते हो प्रचार नहीं, तो मैं तो पूरा पानीपत के, परसों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कल जयंती थी, कल और परसों 2 दिन मेरे पूरे ही, मैं जो पानीपत जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों में मैं पूरे गांवों में मेरा परिवार निकला हुआ था। 5 जगह हम, 5 जगह सारा परिवार निकला हुआ था, 2-2 करके पूरे पानीपत के 5 विधानसभा हलकों में घूमे हैं। और मेरी ड्यूटी यहाँ करनाल में लगी थी, तो मैं पूरा करनाल ज़िले के कम से कम 100 गांवों के करीब मैं घूमा हूँ। तो आप कह रहे हैं प्रचार नहीं है, प्रचार तो वो होता है जो गांव में करे। तो जो बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय लेवल की मीडिया है वहाँ बैठ के प्रचार करना, उसको प्रचार नहीं कहते। तो जैसे आप कह रहे हो कि करनाल लोकसभा के अंदर घूम रहे हो, आप गांव-गांव जा रहे हो, तो आपको कुछ कमियां दिखी हैं भाई जो आपने मेन एजेंडा बनाया हो, भाई इस एजेंडे को लेकर हम लोगों से मिल रहे हैं? देखो, इन्होंने तो मुद्दे इतने छोड़े हुए हैं पब्लिक के हक में, तो इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे तो मैं गिनवाने लग जाऊं तो शायद यहाँ आपके 2 घंटे भी लग जाएंगे, तो फिर भी मुद्दे नहीं पूरे होंगे। तो मुद्दों वाली लिस्ट तो अगर छेड़ बैठे तो फिर देश ही बेच के खा लिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। मुद्दे कहाँ, किस मुद्दे की बात करें? नहीं, बीएसपी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्या एजेंडा रहेगा करनाल लोकसभा में? बीएसपी, देखो, बीएसपी की 1995 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी, तो अकेला जो SC-BC भाईचारा है और अल्पसंख्यक है, उनको पूछ के देखो कि जब 1995 में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी तो गुंडागर्दी 1 महीने में ख़त्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 1995 से पहले किसी भी गांव में पक्का रास्ता नहीं जाता था, किसी गांव में बिजली नहीं थी और किसी भी गांव में स्कूल नहीं था। तो जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो 1 ही महीने में पहले सबसे गुंडागर्दी ख़त्म की थी। या तो वो गुंडे जेल में थे, तो या वो अपना एरिया छोड़ के निकल गए थे, तो या वो दिबक के घर बैठ गए थे। पहला काम बीएसपी ने आते ही गुंडागर्दी ख़त्म की थी। तो फिर मेरा ना यूपी में फार्म भी है, मेरा यूपी में बहुत आना जाना रहता है, तो मैं खाली अखबारों की बात नहीं करता। मैंने धरातल पे देखा था कि जैसे ही बीएसपी की सरकार आई, जिन स्कूलों, जिन गाँव में कभी रास्ता जाने की उम्मीद भी नहीं थी, उन गाँव में डामर रोड गए, उन गाँव में मैंने स्कूल बनते हुए देखे और उन सभी गाँव में मैंने बिजली भी जाती हुई देखी। तो मैंने तो वो वक्त देखे हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर सेंटर में बहन जी कुमारी मायावती जी की सरकार आई तो फिर आप ही देख लेना भाई विकास कैसे होते हैं। और वो मेरे कहने की बात नहीं, वो सब आपके सामने होगा। एजेंडा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है निर्देश में। वैसे क्या मुद्दे चुनाव में रहेंगे, लोगों को क्या कुछ समझाने का आप प्रयास करेंगे? अभी आप ये गुंडागर्दी का ही एक आप एजेंडा बता रहे हैं, बाकी आप उसमें सब देखो बेरोजगारी कितनी है देश में, आप गुंडागर्दी की क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ अगर वो मुद्दों पे आ जाएं तो 3 घंटे भी लगे रहे तो मुद्दे फिर भी नहीं खत्म होंगे। अब बेरोजगारी की बात करें, शायद आप डर रहे हो ईडी या सीबीआई की रेड से, कभी डरना लग रहा है? मेरे को कोई डर नहीं है किसी का। मेरे को अगर डर होता ना तो फिर मैं मनोहर लाल खट्टर जी के सामने टिकट भी नहीं लेके आता। मेरे को इन चीज़ों का कोई डर नहीं है और मेरे को डर की बजाय खुशी है कि मैं यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी के सामने इलेक्शन लड़ा। तो मेरे को किसी ईडी का, मैं एक किसान का बेटा हूँ, 6 महीने फसल बोई और काट के 6 महीने खा ली। मेरा ईडी क्या करेगी? मेरे पास ईडी के लिए है ही क्या? पिछले चुनाव की बात करें हरियाणा के अंदर बीएसपी का जो वोट बैंक है वो लगातार नीचे डाउन आ रहा है, तो अब की बार किस तरह से आप उसको करोगे? नहीं, देखो समय समय पे कुछ न कुछ चेंजिंग आती रहती है। आज से 15 साल पहले बीजेपी को कोई बस्ता पकड़ने वाला भी नहीं था।
तो जैसे ये 10 साल आए तो इनमें बड़े हालात चेंज हुए। तो इस बार भी आप देख लेना इन उन गांवों में जहां पहले कोई बस्ता नहीं पड़ रहा था, तो इस बार भी सैकड़ों गांव ऐसे होंगे जहां इनको घुसने भी नहीं दिया जाएगा और इनका बीजेपी का बस्ता भी नहीं लगेगा। ये तो स्थितियां हैं, ये चेंज होती रहती हैं। सर, इस चुनाव में इंद्रजीत सिंह नवजोत जलमाना की ताकत क्या है? मेरी ताकत मेरा भाईचारा, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा दुकानदार भी हूँ, किसान भी हूँ और मजदूरों से तो मेरा भाईचारा ही है। मैं भी खुद मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। तो मैंने किसानी आंदोलन में जब हमारे किसान और मजदूर और छोटे व्यापारी सभी भाइयों पे लाठियाँ बरस रही थी, अथरू गैस के गोले बरस रहे थे, तो मैं उस टाइम जेजेपी में था। तो मैंने कोई भी लालच ना करके भाई हमारी जो पार्टी है वो सत्ता में है, तो मैंने उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और मैंने जेजेपी भी छोड़ दी थी। और मेरी बिटिया जिला परिषद की सदस्य थी, तो मैंने मेरी बिटिया ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। तो वो ही जो भाईचारा किसानी आंदोलन के टाइम था, वो ही मेरी ताकत है। वो ही मजदूर भाई जो लाठियाँ खाने वाले थे, वो मेरी ताकत है। जो किसान भाई लाठियाँ खाने वाले थे, वो मेरी ताकत है। जो मेरी बहनें जिनके लिए हम दिल्ली जब वो धरने पे बैठी थी, तो उनको बालों से पकड़ पकड़ के जो खींचा जा रहा था, तो हम उनके हक में आवाज़ उठा रहे थे, वो भी मेरी ताकत है। वो जो सरपंच भाई जिनको अपने हक मांगने के बदले वहाँ लाठियाँ मारी गई, उन पे अथरू गैस के गोले छोड़े गए, वो जो सारे सरपंच भाई हैं, वो मेरी ताकत है। तो ये जो अभी इलेक्शन होगा तो बाकी आपको ताकत का पता लग जाएगा। बीजेपी को कोई गांव में घुसने भी नहीं देगा। जो बीजेपी ने अत्याचार किए थे किसान, मजदूर और व्यापारी भाइयों पे, उनका एक एक का वोट के रूप में बदला लिया जाएगा। तो इनका बीजेपी का तो कोई बस्ता पकड़ने वाला भी गांव में नहीं मिलेगा। सर, कितने गांव में जा चुके हो और क्या रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है? हाँ जी, कितने गांव में जा चुके हो और क्या रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है? मेरे को जैसे ही 4 अप्रैल को टिकट मिली जी, तो मैंने तो अगले दिन लंगोटा कर लिया था। जी, तो मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ और रात के 12-12, 1-1, 2-2 बज जाते हैं। मैं तो उस दिन का ज़्यादा से ज़्यादा कभी 3 घंटे सोता हूँ, कभी तो मेरे को 2 घंटे ही सोने का मौका मिलता है। तो अभी मैं ज़्यादा ना कहूँ तो मैं पानीपत ज़िले में कम से कम 150 गांव में और करनाल में कम से कम मतलब 100-125 गाँव में मैं दौरा कर चुका हूँ। जी, जी। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी बस्ता पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी 400 सीटों का नारा दे रही है और हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा सीटें। देखो, और विकास के नाम पे बीजेपी कहती है कि पिछले 9.5 साल में उन्होंने जो विकास कार्य करवाए हैं, उन्हीं के नाम पे वो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं गाँव। इस लाइन में बस्ता पार्टी कहाँ देखो, एक सवाल करके पूछें तो ज़्यादा बढ़िया देखो, रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी पार्टी है वो हरियाणा में तो 10 की 10 सीटों पर दावा कर रही है और पूरे भारत में 400 पार का नारा दे रही है। देखो, दावे तो वो पिछली बार भी कर रहे थे हरियाणा में विधानसभा में 75 पार। तो वो 75 पार कहाँ गई? वो 40 पे आकर अटक गई। तो मैं कहता हूँ अगर उन्होंने ये 75 पार का झूठ ना बोला होता तो उन्होंने 20 भी पार नहीं कर थे। तो जैसे 75 पार कह के उनको 40 मिली, तो इस बार देखना जो वो 400 पार कह रहे हैं वो 150 पार भी नहीं करेंगे। तो ये तो झूठ की राजनीति करते हैं, एकदम हवा बढ़ाते हैं पब्लिक के सामने। उस हवे से सोच रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज की पब्लिक बड़ी पढ़ी लिखी है, तो ठीक है उनके बकावे में आई थी, लेकिन अब पब्लिक बड़ी समझदार हो चुकी है। उनको पता है कि ये झूठा संगठन है, झूठ बोलने में माहिर हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो झूठ बोलने की कहीं से ट्रेनिंग करके आए हैं, और ट्रेंड आदमी जो झूठ बोलने वाले हैं वो उन्होंने रखे हुए हैं। वो उनके लिए झूठ तैयार करते हैं। जो उन्होंने सोमवार झूठ बोलने होते हैं, तो इतवार को जो उन्होंने वो झूठों का संगठन तैयार किया हुआ है वो उनको झूठ तैयार करके देता है, तो वो सोमवार बोलते हैं। जो उन्होंने मंगलवार बोलने होते हैं तो वो उनको सोमवार तैयार करके देते हैं। धवार साहब, एक बात बताएं, मायावती जी ने आपको करनाल में दंगल में मनोहर लाल जी के मुकाबले में भेज दिया, दाव लगा दिया,
कि इंदर सिंह नवजोत को भेजो। आपकी पार्टी छवि आपकी बढ़िया है, किसान आंदोलन में आपकी बेटिया ने बढ़िया बढ़िया काम किया, त्याग का काम किया, अच्छा काम किया, हर आदमी सराहना करता था उस बात की। मगर मायावती जी ने जो आपको भेजा तो क्या सोच समझ के भेजा? मनोहर लाल जी ने 9.5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा है, मोदी पीएम बैठा है, तो जनता आपको क्या समझ के वोट दे कि मायावती ने देश में क्या ऐसा काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दे? खासकर हरियाणा में। देखो, जो जनता जनार्दन है ना, हाँ सर, इसकी आवाज़ कोई, इसने तो इंदिरा गांधी तक को भी रहा था, तो करनाल सीट से भजनलाल तक को भी रहा था, वो भी तो सीएम था। तो यहाँ खास करके ये जो करनाल लोकसभा है, यहाँ तो जो बड़े बड़े धनाढ़ हैं, तो ये जो करनाल लोकसभा की पब्लिक है, ये हमेशा धनाढ़ों को ही घेरती आई है। और जो उनके बीच का साथी होता है, जो उनका भाई होता है, वो हमेशा उसी के साथ चलते हैं। तो जो अगर पहले यहाँ जो कहते थे कि भाई राजनीति की पीएचडी किए हुए हैं भजनलाल, अगर उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया था, तो ये खट्टर तो पीएचडी क्या, ये तो वैसे राजनीति जानता ही नहीं, ये तो एक झूठी हवा थी, तो उसकी वजह से बन गया। अब वो जो उनकी झूठी हवा थी, उसका बदला अब पब्लिक देगी, पब्लिक सारी। खाली आपको बीजेपी से नहीं टक्कर लेनी है, गठबंधन भी है, कांग्रेस गठबंधन के साथ मैदान में उतर रही है करनाल लोकसभा। देखो, जहाँ तक कांग्रेस की बात करें या गठबंधन की बात करें, उनका तो जो अपना घर है, उनसे वो ही नहीं संभाला जा रहा। उनमें इतनी आपस में फूट है, और वो 4-4 जगह अपने घर बनाए हुए हैं। अगर एक ग्रुप को टिकट मिलेगी और जो दूसरे 3 उनके भाई हैं वो हराने के लिए तैयार हैं, तो अगर ये उनमें गुटबाजी ना होती, तो जब बीएसपी ने भी यहाँ से कैंडिडेट उतार दिया और बीजेपी भी ने उतार दिया, तो कांग्रेस किस चीज़ की वेट देख रही है? उनकी अब उनसे अभी टिकट ही नहीं का फैसला नहीं हो रहा, तो इलेक्शन लड़ना तो बाद की बात है। अभी तो वो उनका जो टेबल पे जब भी मीटिंग होती है, वहीं जूता बच जाता है, तो फिर वो अगली डेट रख लेते हैं। तो जिस घर में सलूक ना हो, वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ता। उसका कांग्रेस का तो नाम लेने की भी जरूरत। किसानों का क्या रुख लगता है अंदाजा? किसान वर्ग से आप जुड़े हुए हो, किसान वर्ग आपको वोट दे सकता है? देखो, क्या आश्वासन दे रहा है? मैं खुद ऐसी सरकार के खिलाफ है किसान, देखो, की है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, तो वो अपने भाईचारे के साथ ही खड़े होंगे। तो दूसरी बात है, देखो, आज की जो भी साथी राजनीति में हैं, वो लालच से, हर आदमी को लालच होता है कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वो सत्ता में आई है, तो मैं भी सत्ता का आनंद लूँ और सत्ता में रहूँ। लेकिन मैं जो उनका भाई था, उनका साथी था, हमारी पार्टी का जेजेपी का डिप्टी सीएम था, लेकिन मैंने उस सत्ता की परवाह ना करके मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा था। तो जब किसानी आंदोलन में मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा था, तो वो भाई आज मेरे साथ हैं, वो उस बात को भूले नहीं है। जो उनको एक एक लाठी लगी हुई है, वो नहीं भूले वो। तो जो मैंने उस टाइम पार्टी से इस्तीफा दिया था, वो भी किसी को भूल नहीं है। सही मायने में अगर पूछो तो इन किसान भाइयों ने, इन मजदूर भाइयों ने मेरे को इशारा किया था कि आप यहाँ से लोकसभा की टिकट की ट्राई करो, लोकसभा की टिकट लेके आओ, तो हम बीजेपी को यहाँ से सबक सिखाना चाहते हैं। आपने किसानी आंदोलन में इस्तीफा दिया है, तो हम उसका बदला भी आपको वोट के रूप में, सहयोग के रूप में देना चाहते हैं। तो वो सभी साथी मेरे साथ खड़े हैं और वो ही मेरे को ये टिकट दिलवाने वाले हैं। हरियाणा में कुछ किसान आंदोलन के पक्ष में थे और कुछ किसान आंदोलन के खिलाफ थे, क्योंकि मैदान में उतरे नहीं, तो उनका भी रुख पलट सके। वो भी तो किसान है, क्योंकि किसानों को जो सुविधा मिली है, मंडी के अंदर उनकी फसल खरीदी जाने लग रही है, खाते में पैसे आ रहे हैं, तो ये भी सुविधा तो सरकार ने दी है, हरियाणा सरकार ने। देखो, मंडी में फसल किस तरीके से बिक रही है वो भी किसी को भूल नहीं है। आज से 10 साल पहले किसान आता था, ट्राली सीधी आड़ती की दुकान पे जाती थी और 2 घंटे में वो तुल जाती थी और किसान अपने घर चला जाता था। मैं भी आड़ती हूँ, तो ये जो दुर्गति
कुछ सालों से आप देख रहे हैं, आपके यहाँ संध में भी आप देखते हैं किसानों की 2-2 किलोमीटर लंबियाँ लाइनें लग जाती हैं ट्रालियों की, और बेचारे झगड़ते हैं। किसान वही किसान है जो फसल कटवा के मंडी आता है, तो पीछे उसके जो डंगर ढोर हैं वो भूखे मरते हैं, उनको भी पानी और घास देना होता है, लेकिन वो यहाँ मंडी में लाइन में लगा होता है। इतनी दुर्गति हमने देखी पिछली बार भी, किसान लाइनों में खड़ा होके भूखा प्यासा, ना वहाँ पानी की व्यवस्था, ना वहाँ 2 किलोमीटर दूर लंबी लाइनों में पानी भी नहीं मिल रहा था, चाय भी नहीं मिल रही थी। तो घर में उसके जो डंगर ढोर थे, जो भैंसों की धार निकालने वाला भी कोई नहीं होता था, तो वो किसान डूबे नहीं है। आप कैसे कहते हैं अभी बड़ी अच्छी तरह फसल होती है। और जो व्यापारी हैं, जो इन्होंने सरकार ने रवैया बनाया हुआ है, आप देखना अगर ये दोबारा सत्ता में आ गए तो ये जो आपकी संध मंडी है और जो निसंग मंडी या कोई भी अनाज मंडियाँ हैं, ये देखना जो आड़ती है वो दुकानें छोड़ने को मजबूर हो जाएगी। तो यहाँ हमारा जानवर फिरा करेंगे, ये मंडी कहने का मैदान मतलब बन जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी आपका कहने का बिल्कुल। ये सरकार छोटे व्यापारी और छोटे किसान को ख़त्म करना चाहती है। तो ये जो ज़मीन है, ये बड़े बड़े जो घराने हैं उनको देना चाहती है, और ये जो छोटे दुकानदार का व्यापार है, ये भी जो अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े घराने हैं, ये जो सभी का पेट काट के ये उनको अंबानी और अडानी को लगाना चाहते हैं। तो ये आप बताइए, अगर ये छोटे छोटे रोजगार ख़त्म हो गए तो बेरोजगारी तो पहले ही बहुत है, तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं ये कहाँ जाएंगे। मनोहर लाल जी की पोजीशन क्या लगती है रंधावा साहब करनाल लोकसभा में? मैं तो देखो जी 4 तारीख से जैसे टिकट मिली 5 को बाहर निकला, हाँ सर, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, मेरे को तो एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है, भाई इसको खट्टर को हराओ, खट्टर को हराओ, कैसे ही रहो, जो मर्जी करो, एक हो जाओ, लेकिन खट्टर को हराना है। इतना विरोध क्यों है? ऐसा क्या करना? ऐसा तो कोई गलत काम किया भी नहीं खट्टर साहब ने। ईमानदार है, ईमानदार मतलब, और इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने सारा पीएम फंड में डाल दिया अपना। ईमानदार कैसे कह दिया आपने? जो यहाँ देश का अन्नदाता है उस पे लाठियाँ बरसाते हैं, हाँ, उन पे पानी की बौछारें डालते हैं, उनके बेचारों के उनको सड़कों पे निकलने का अधिकार नहीं है, उनके ट्रैक्टर ट्रालियों के आगे लोहे के इतने इतने बड़े कील लगाए हुए हैं। आप कहते हो ईमानदार है, इससे बड़ा बेईमान ही कोई नहीं है। ईमानदारी भी शर्मिंदा होगी अगर इसके साथ आप ईमानदारी लगाएंगे। आप पूर्व सीएम को बेईमान बता रहे हो, आपको ईडी का डर नहीं लगता? मेरे पास है क्या जो ईडी मेरे से सीबीआई लेना ईडी चाहती है? कोई डर नहीं लगता? नहीं, मेरे पास है ही क्या जो ऐसा मेरे को ईडी का या किसी का डर है। मेरे को किसी का डर नहीं है। मैं किसान का बेटा हूँ, 4-5 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, उसको बोया और 6 महीने खा लिया और फिर दोबारा बोली। मेरे पास ईडी के लिए है क्या? मेरे को किसी का कोई डर नहीं है। मैं सच पे बोलने वाला आदमी हूँ, और सच बोलने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अधिकार है, और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हमारे को छोटे छोटे लोगों को बोलने का अधिकार दिया हुआ है। तो वो अधिकार तो हम बाबा साहब का दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है। जनता ने यदि आपको एमपी बना भी दिया तो आपका क्या सपना है? बड़ा काम क्या कर पाएंगे? सबसे बड़ा काम तो मैं जो मेरे मन में है, हाँ सर, जो ये बीजेपी संविधान के पीछे पड़ी हुई है, संविधान को ख़त्म करने पे तुली हुई है। मैं तो अपने सभी साथियों को लेके पहले तो संविधान को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि इस संविधान से मेरे देश की जो महिलाएं हैं उनको अधिकार मिले हुए हैं। अगर कोई आज महिला सरपंच बनी हुई है तो वो संविधान की देन है, तो अगर वो पंच बनी हुई है तो वो भी संविधान की देन है, अगर कोई विधायक बनी है तो वो भी संविधान की देन है, तो अगर कोई एमएलए या एमपी बनती है वो भी संविधान की देन है। तो यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो मैं आज जो प्रधानमंत्री बनी हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है जो मैं प्रधानमंत्री बनी। अगर उन्होंने संविधान में महिलाओं को ये पढ़ने का या इलेक्शन लड़ने का अधिकार ना दिया होता तो शायद आज मैं प्रधानमंत्री ना होती। तो बताओ फिर आप, जो संविधान है, ये जो पवित्र ग्रंथ है, ये
जो SC BC भाईचारा दबा कुचला हम समाज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अगर आज सुख की सांस ले रहे हैं तो इस संविधान की वजह से ले रहे हैं। अगर ये हमारे बीच में से संविधान इन्होंने छीन लिया तो हम भटकते फिरेंगे। जो दबा कुचला समाज और अल्पसंख्यक है, इनकी दुर्गति हो जाएगी। मतलब आपको कोई क्या डर है संविधान को छीना जा सकता है? बीजेपी ये कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची हमने नौकरी दी है तो वोट मिल जाएंगे हमें। नौकरी दी कहाँ है? इन्होंने तो 5-6 सालों में कुछ वैकेंसियां निकाली थी, वो भी लीक हो गई, तो वो भी बेचारे रह गए। तो बाकी इन्होंने वैकेंसियां निकाली नहीं। जो बेचारे रोजगार के लिए बच्चे रोजगार ढूंढ रहे थे, तो इन 7-8 सालों में वो ओवरेज हो गए। अब वो बेचारे नौकरी लग नहीं सकते। तो जब पर्ची खर्ची का, जब रोजगार दिया ही नहीं, वैकेंसियां निकाली नहीं, तो पर्ची खर्ची वहाँ आनी कहाँ से थी? ये तो भाजपा तो जो महापुरुषों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करती है और बड़े लेवल पे। देखो, शर्म आती है मुझे भी कहते हुए कि पूरे देश में परसों और कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को सभी वर्गों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। तो वहीं पे बीजेपी ने भी शायद करनाल में मनाया था। तो उन्होंने जिस महान आत्मा की जयंती मना रहे थे, तो जो पीछे होल्डिंग लगे हुए थे, वहाँ होल्डिंग पे उनकी फोटो तक नहीं लगाई। तो फिर अब यहाँ से आप बोल रहे थे ना वे ईमानदार और सच्चा है, तो ये देखो इनके पेट में पाप कितना है। जिसकी जयंती मना रहे हैं उसकी होल्डिंग पे फोटो भी नहीं लगाते। तो मैं तो ये कहने से नहीं हटूंगा कि इनके भाजपा के पेट में बिल्कुल पाप है और बाबा साहब से कहीं ना कहीं ये घृणा करते हैं। अगर घृणा ना करते होते तो अपने होल्डिंग पे बाबा साहब की फोटो जरूर लगाते। जनता से क्या अपील करेंगे रंधावा साहब, लास्ट में बताएंगे? मेरी तो जनता से एक ही अपील है कि इन पिछले 5-7 सालों में सब कुछ आपने देखा है। इन्होंने जो कोरोना महामारी थी उसमें कितनी नाटकबाजी की। जो बेचारे मजदूर भाई थे वो सड़कों पे धक्के खा रहे थे, हजारों किलोमीटर पैदल। मैंने खुद देखा कोरोना के वक्त, मैं भी अपने घर से लंगर बना के अपनी गाड़ी में लेके जाता था। तो बेचारे कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़ का, बच्चों को कंधों पे उठा के, बूढ़े माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल वो चल के अपने मंजिल तक पहुँचे। कई तो बेचारे मंजिल पे पहुँच ही नहीं पाए, वो भूखे प्यासे रास्ते में ही मर गए। इन्होंने किसी को कोई साधन नहीं दिया। तो वो दिन किसी को नहीं भूलने चाहिए। तो ये जो पीछे बाकी 3-4 साल गए, किसानी आंदोलन, किसान मजदूर और व्यापारी आंदोलन जो हुआ, तो उसमें इन्होंने 1.5 साल किसान भाईचारे को, मजदूर भाईचारे को सड़कों पे सोने को मजबूर कर दिया। उन पे ऊपर अंधेरियां, आंधियां आई, तूफान आए, उन्होंने अपने ऊपर सहे और इन्होंने पानी की बौछारें उन पे मारी, इन्होंने अथरू गैस के गोले छोड़े। तो मैं कहता हूँ उस भाईचारे को हर चीज़ याद रखनी चाहिए। और आज वक्त आ गया है इनसे, भ्रष्टाचारी सरकार से बदला लेने का। वो अपना एक जो वोट है वो बीजेपी के खिलाफ डालें और इनको सत्ता से बाहर करें। और ख़ास करके मैं एक और हाथ जोड़ के अर्ज करनी चाहता हूँ, ख़ास करके असंध हल्का निवासियों को ये जो टिकट मेरे को मिली है, ये मेरे को नहीं मिली, ये मेरे जलमाना गांव को नहीं मिली। मेरे ख्याल में मैंने तो जब से होश संभाली है तब से संध विधानसभा में आज तक, शायद आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, आज तक लोकसभा की टिकट किसी को नहीं मिली। तो ये जो बहन जी कुमारी मायावती ने संध विधानसभा को ये जो मान और सम्मान टिकट के रूप में दिया है, असंध विधानसभा, इसको मैं तो कहता हूँ इस लोकसभा के इलेक्शन में जो असंध विधानसभा है वो इसको अपना गांव समझे और अपनी विधानसभा की टिकट समझे। और जो पूरी असंध विधानसभा का एक वोटर है वो ये समझे कि मैं खुद कैंडिडेट हूँ और मेरी जिम्मेदारी है। अगर संध विधानसभा को बहन जी ने इतना मान सम्मान दिया है तो वो एक जो अपनी मोहर है, एक जो बटन है,
हाथी के सामने वाला बटन दबा के मोहर लगा के, और जो बहन जी ने असंध विधानसभा पे इतना बड़ा विश्वास किया है, तो विश्वास के बदले उनके कैंडिडेट को जिता के भेजें, तो जो दोबारा से फिर बहन जी इस संध हल्के को इससे भी बड़ा मान सम्मान दें, यही मेरी अपील है, यही मेरी धन्यवाद। क्या आपके चुनाव प्रचार में मायावती जी करनाल लोकसभा क्षेत्र में आके आपके लिए वोटों की अपील करेंगे? अपील नहीं करेंगी जी, बहन जी यहाँ रैली करेंगी। अगर पूरे हरियाणा में एक रैली भी बहन जी करके गई तो वो रैली करनाल में होगी। अगर आपको डाउट है अभी भी? नहीं, मेरा कहने का मतलब है 3 रैलियां हरियाणा में होनी है। मैं कहता हूं अगर 3 हुई तो भी उसमें करनाल में रैली जरूरी होगी, अगर 2 हुई तो भी उसमें करनाल इंक्लूड होगा। कारण वंश बिजी होने की वजह से अगर पूरे हरियाणा के हिस्से एक रैली आई तो वो करनाल में होगी, हरियाणा में और कहीं नहीं होगी। थैंक यू। धन्यवाद।